हेलो स्टूडेंट्स, हमने पिछले वीडियो लेक्चर्स में उत्पादन एवं रोजगार के प्रतिष्ठित सिद्धांत की चर्चा की थी। आज हम कीन्स के रोजगार सिद्धांत, कीन्सियन थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट की चर्चा करेंगे। प्रतिष्ठित सिद्धांत के अंतर्गत बेरोजगारी की समस्या पर ध्यान नहीं दिया गया था और उस मॉडल में माना गया था कि अर्थव्यवस्था में दीर्घकाल में सदैव पूर्ण रोजगार विद्यमान रहता है। यदि अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी है तो अर्थव्यवस्था में स्वतः समायोजन प्रक्रिया के द्वारा मजदूरी और कीमतों में लोचशीलता के द्वारा अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार स्थापित हो जाता है। कीन्स ने प्रतिष्ठित मॉडल की कड़ी आलोचना की और उन्होंने एक तर्कयुक्त एवं व्यवहारिक रोजगार सिद्धांत प्रतिपादित किया। विद्यार्थियों, 1930 की आर्थिक मंदी में भयंकर बेरोजगारी एवं अति उत्पादन के संकट के कारण प्रतिष्ठित रोजगार सिद्धांत की कमियां उजागर हुई। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने जे.वी. से के बाजार नियम को स्वीकार करके बेरोजगारी से संबंधित प्रश्नों को टाल दिया और उन्होंने ऐसी परिस्थिति का विवेचन किया जिसमें बेरोजगारी का अस्तित्व नहीं था। कीन्स का कहना है कि क्लासिकल अर्थशास्त्रियों ने पूर्ण रोजगार की अवस्था को एक सामान्य अवस्था मानकर एक तरह से बेरोजगारी एवं अति उत्पादन की समस्याओं पर से अपना ध्यान हटा लिया। विद्यार्थियों, कीन्स ने अपनी पुस्तक जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, इसमें रोजगार के सामान्य सिद्धांत की प्रस्थापना की, रोजगार का सामान्य सिद्धांत प्रस्तुत किया। उन्होंने प्रतिष्ठित विचारधारा को अस्वीकृत करते हुए बेरोजगारी के कारणों की अधिक विस्तृत एवं व्यापक व्याख्या की और कीन्स ने बताया कि स्वतंत्र उद्यम वाली अर्थव्यवस्था में सामान्यतः पूर्ण रोजगार संतुलन नहीं होता, बल्कि अर्थव्यवस्था सामान्यतः अल्प रोजगार संतुलन में रहती है। कीन्स के रोजगार सिद्धांत की चर्चा करते समय हम देखेंगे कि अर्थव्यवस्था में किस प्रकार अल्प रोजगार संतुलन होता है और किस प्रकार अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार को प्राप्त करने के प्रयास किए जा सकते हैं। विद्यार्थियों, कीन्स के अनुसार अर्थव्यवस्था में रोजगार का स्तर कुल उत्पादन की मात्रा पर निर्भर करता है और कुल उत्पादन की मात्रा प्रभावपूर्ण मांग पर निर्भर करती है। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि रोजगार की मात्रा प्रभावपूर्ण मांग पर निर्भर करती है। कीन्स कहते हैं कि प्रभावपूर्ण मांग की कमी के कारण, लैक ऑफ इफेक्टिव डिमांड के कारण ही अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी होती है। क्योंकि यदि अर्थव्यवस्था में प्रभावपूर्ण मांग अधिक है तो वस्तुओं एवं सेवाओं की मांग अधिक होने के कारण उत्पादन अधिक होगा, आय अधिक होगी और रोजगार अधिक होगा। विद्यार्थियों, यदि प्रभावपूर्ण मांग कम है तो वस्तुओं एवं सेवाओं की मांग कम होगी और उत्पादन भी कम होगा, फलस्वरूप आय कम होगी और रोजगार का स्तर भी कम होगा। तो कहने का तात्पर्य ये है कि कीन्स के रोजगार सिद्धांत में प्रभावपूर्ण मांग, इफेक्टिव डिमांड एक आधारभूत केंद्र है और जो रोजगार है वह प्रभावपूर्ण मांग पर निर्भर करता है। प्रभावपूर्ण मांग की
कमी के कारण ही बेरोजगारी फैलती है। अब विद्यार्थियों, हमें यह देखना है कि प्रभावपूर्ण मांग किसे कहते हैं। हम जानते हैं कि सामान्य बोलचाल की भाषा में मांग का अर्थ इच्छा से लगाया जाता है और मांग तभी प्रभावी मानी जाती है जब उपभोग वस्तुओं तथा विनियोग वस्तुओं पर क्रय करने के लिए आय खर्च की जाती है। तो प्रभावपूर्ण मांग के बारे में कीन्स का कहना है कि प्रभावपूर्ण मांग का मतलब है रोजगार के विभिन्न स्तरों पर वस्तुओं एवं सेवाओं की समस्त मांग। विद्यार्थियों, रोजगार के विभिन्न स्तरों पर जो समस्त मांग है उसका स्तर भी भिन्न भिन्न होगा। इसलिए रोजगार का एक स्तर ऐसा भी हो सकता है जहां पर समस्त मांग समस्त पूर्ति के बराबर हो, और कीन्स कहते हैं कि यही बिंदु प्रभावपूर्ण मांग का बिंदु होगा। इसलिए प्रभावपूर्ण मांग को हम इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं। प्रभावपूर्ण मांग क्या है, उसको हम इस रूप में व्यक्त कर सकते हैं कि समस्त मांग फलन के जिस बिंदु पर समस्त पूर्ति फलन काटता है उस बिंदु पर समस्त मांग का मूल्य प्रभावपूर्ण मांग कहलाता है। अर्थात मांग के जिस बिंदु पर यानी जिस मांग पर समस्त पूर्ति बराबर है वहाँ पर जो मांग का मूल्य है वह प्रभावपूर्ण मांग कहलाएगा। यह प्रभावपूर्ण मांग अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय के बराबर होती है, जो कि वैल्यू ऑफ नेशनल आउटपुट जो राष्ट्रीय उत्पादन है उसके मूल्य के बराबर होता है, और जो अर्थव्यवस्था में उपभोग व्यय या और निवेश व्यय यदि दो क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था है तो C+I के बराबर, और यदि सरकारी क्षेत्र को भी शामिल कर लें तो यह C+I+G के बराबर होती है। यानी C+I+G का जो मूल्य है वह इफेक्टिव डिमांड के बराबर होगा। विद्यार्थियों, अब हम प्रभावपूर्ण मांग के निर्धारण के प्रमुख तत्वों की चर्चा करते हैं। जैसा कि हमने अभी बताया कि समस्त मांग फलन जिस बिंदु पर समस्त पूर्ति फलन के बराबर होता है वह बिंदु प्रभावपूर्ण मांग का बिंदु होता है। तो सबसे पहले हम समस्त मांग फलन को लेते हैं, क्योंकि प्रभावपूर्ण मांग का निर्धारण इन दो प्रमुख तत्वों पर निर्भर करता है। समस्त मांग फलन। समस्त मांग फलन यह मुद्रा की उन राशियों को दर्शाता है जिन्हें समस्त उद्यमी विभिन्न श्रमिकों को रोजगार में लगाने की स्थिति में उत्पादन को बेचकर प्राप्त करने की आशा रखते हैं। यानी समस्त मांग फलन जो है वह उद्यमियों की प्रत्याशित आय को व्यक्त करता है। अर्थव्यवस्था में जो उद्यमी हैं उत्पादन के साधनों को काम पर लगाते हैं, श्रमिकों को काम पर लगाते हैं, उससे उत्पादन होता है और उस उत्पादन को बेचकर जो प्राप्त होने वाली आय है उस आय को जिस आय को वह प्राप्त करने की आशा रखते हैं वह समस्त मांग कीमत कहलाती है। और कीन्स के अनुसार समस्त मांग फलन रोजगार का बढ़ता हुआ फलन है, जिसको हम कह सकते हैं D इज फंक्शन ऑफ N। अर्थात रोजगार के स्तर में कमी होने पर जो प्रभावपूर्ण मांग है वह रोजगार का स्तर कम होने पर समस्त मांग कीमत कम होगी और रोजगार का स्तर बढ़ने पर समस्त मांग कीमत
अधिक होगी, यानी इनमें धनात्मक संबंध है। अब हम समस्त पूर्ति फलन को लेते हैं। समस्त पूर्ति फलन एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन, यह रोजगार के किसी विशेष स्तर पर उत्पादन के विक्रय से प्राप्त होने वाली आवश्यक आय से संबंध रखता है। विद्यार्थियों, जब उद्यमी श्रम को रोजगार देता है तो रोजगार के प्रत्येक स्तर पर श्रम तथा उत्पादन के साधनों के लिए लागत लगानी पड़ती है। इसलिए समस्त पूर्ति फलन उन न्यूनतम प्राप्तियों को दर्शाता है जिनको प्राप्त किए बिना फर्म उत्पादन नहीं करती हैं। इसलिए समस्त पूर्ति फलन उत्पादन की लागत से प्रभावित होता है। अतः समस्त पूर्ति फलन बिक्री की उन न्यूनतम राशियों की अनुसूची होता है जो रोजगार की विभिन्न मात्राओं को प्रेरित करने के लिए आवश्यक होती हैं। समस्त पूर्ति फलन भी रोजगार का बढ़ता हुआ फलन है। S इज फंक्शन ऑफ N। जैसे जैसे रोजगार का स्तर बढ़ता जाता है वैसे वैसे एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन भी बढ़ता जाता है, समस्त पूर्ति फलन भी बढ़ता जाता है। लेकिन पूर्ण रोजगार का स्तर प्राप्त होने के बाद विद्यार्थियों जो एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन है वह वर्टिकल हो जाता है, लंबवत हो जाता है, क्योंकि पूर्ण रोजगार स्तर पर पहुंच जाने पर अर्थव्यवस्था में समस्त पूर्ति कीमत तो बढ़ती जाती है लेकिन रोजगार के स्तर को नहीं बढ़ा सकते। इसलिए पूर्ण रोजगार के स्तर पर समस्त पूर्ति फलन वर्टिकल यानी लंबवत हो जाता है। हम समस्त पूर्ति फलन और समस्त मांग फलन को आगे तालिका के माध्यम से भी स्पष्ट कर सकते हैं, जिसमें समस्त मांग अनुसूची और समस्त पूर्ति अनुसूची दी हुई है। यह इस तालिका में प्रभावपूर्ण मांग एवं रोजगार संतुलन निर्धारण को दिखाया गया है। जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं कि इसमें समस्त पूर्ति अनुसूची दिखाई गई है तथा समस्त मांग अनुसूची दिखाई गई है। समस्त पूर्ति रोजगार के स्तर पर निर्भर करती है, जैसा कि इस कॉलम में रोजगार का स्तर दिखाया गया है लाखों में, और इस कॉलम में समस्त पूर्ति कीमत दिखाई गई है करोड़ रुपए में। जैसे जैसे रोजगार का स्तर बढ़ता जा रहा है विद्यार्थियों, वैसे वैसे समस्त पूर्ति कीमत भी बढ़ती जा रही है। और हम देख रहे हैं कि जो समस्त पूर्ति कीमत है वह 10 लाख रोजगार के स्तर पर समस्त पूर्ति कीमत 200 करोड़ रुपए है। इसी प्रकार 15 लाख रोजगार स्तर पर समस्त पूर्ति कीमत 215 करोड़ रुपए है। इधर समस्त मांग अनुसूची दिखाई गई है। समस्त मांग अनुसूची में रोजगार के स्तर लाखों में दिया हुआ है और इसमें समस्त मांग कीमत 2 शेड्यूल दिखाई हुई हैं, प्रारंभिक शेड्यूल और नई शेड्यूल। हम पहले प्रारंभिक शेड्यूल के ले रहे हैं इसको। इसमें भी हम देख रहे हैं कि समस्त मांग कीमत है वह रोजगार का स्तर बढ़ने के साथ साथ बढ़ती जा रही है। विद्यार्थियों, इसमें हम देख सकते हैं कि 20 लाख रोजगार स्तर पर जो समस्त पूर्ति कीमत है वह समस्त मांग कीमत के बराबर है। यहाँ आप देख सकते हैं इस लाइन में 20 रोजगार स्तर पर समस्त पूर्ति कीमत और समस्त मांग कीमत दोनों बराबर हैं। तो यहाँ पर प्रभावपूर्ण मांग का बिंदु है
और यह रोजगार संतुलन का बिंदु है। लेकिन विद्यार्थियों, यहाँ हम देख रहे हैं कि समस्त मांग कीमत जो है वह समस्त पूर्ति कीमत के बराबर है, और इस संतुलन बिंदु से पहले समस्त पूर्ति कीमत वह है जो समस्त मांग कीमत से कम है। 10 लाख रोजगार स्तर पर, 15 रोजगार स्तर पर और 20 लाख रोजगार स्तर पर ये दोनों बराबर हैं। जब तक उद्यमियों के लिए जो प्रत्याशित आय है वह यदि ज़्यादा है और उनकी लागत कम है, तब तक रोजगार स्तर को बढ़ाते जाते हैं, उद्यमी श्रमिकों को काम पर लगाते जाते हैं। क्योंकि जब प्रत्याशित आय ज़्यादा है और श्रमिकों को काम पर लगाने पर जो लागत है वह कम है, तो उद्यमियों को लाभ होने की संभावना होती है। लेकिन जहाँ पर उनकी समस्त पूर्ति कीमत और समस्त मांग कीमत दोनों बराबर हैं, यानी प्रत्याशित आय उस आय के बराबर है जो उन्हें अवश्य प्राप्त होनी चाहिए, तो वहाँ उनके लाभ अधिकतम होते हैं। यही बिंदु प्रभावपूर्ण मांग का बिंदु है और इस बिंदु पर उद्यमी सामान्य लाभ प्राप्त करते हैं। लेकिन यह आवश्यक नहीं कि यह बिंदु पूर्ण रोजगार संतुलन का बिंदु हो, क्योंकि हम इसमें देख रहे हैं कि रोजगार के स्तर को और आगे बढ़ाया जा सकता है और रोजगार के स्तर को बढ़ाने के साथ साथ 20 लाख से 25 लाख तक करने पर समस्त पूर्ति कीमत भी बढ़ रही है, यानी उत्पादन बढ़ रहा है अर्थव्यवस्था में। और लेकिन जो मांग है, जो प्रारंभिक मांग है वह उतनी नहीं है। यानी कहने का मतलब ये है कि यदि जो प्रारंभिक मांग है हम उसी शेड्यूल के अनुसार चलें तो उद्यमों के लिए लागत अधिक होगी, उनकी प्रत्याशित आय कम होगी। इसलिए उद्यमी 20 लाख रोजगार ही प्रदान करेंगे, उससे अधिक नहीं। लेकिन यदि अर्थव्यवस्था में समस्त मांग फलन को बढ़ा दिया जाए, समस्त पूर्ति फलन के स्थिर रहने पर, क्योंकि समस्त पूर्ति फलन तो तकनीकी स्थितियों पर निर्भर करता है विद्यार्थियों, इसलिए यह स्थिर रहता है। कीन्स मानते हैं कि समस्त पूर्ति फलन में चेंज नहीं हो पाता, समस्त मांग फलन को परिवर्तित किया जा सकता है पूर्ण रोजगार की तरफ अग्रसर होने के लिए। यदि समस्त मांग फलन में वृद्धि हो जाती है और हमारा समस्त मांग कीमत नई, ये हम जो देख रहे हैं ये हो जाती है, तो आगे और श्रमिकों को काम पर लगाना संभव होगा। और हम देख रहे हैं कि समस्त मांग कीमत जो नई वाली 2 है वह यदि शेड्यूल हमारे पास है और समस्त पूर्ति फलन हमें जो दिया हुआ है, तो 25 लाख रोजगार के स्तर पर पूर्ण रोजगार होगा, जहां पर समस्त मांग कीमत समस्त पूर्ति कीमत के बराबर है। लेकिन विद्यार्थियों, आगे यदि समस्त मांग कीमत और बढ़ती है रोजगार का स्तर बढ़ने के साथ, तो समस्त मांग कीमत तो बढ़ रही है लेकिन समस्त पूर्ति कीमत भी बढ़ रही है, लेकिन रोजगार का स्तर को नहीं बढ़ाया जा सकता। तो ये 25 लाख जो रोजगार स्तर है वह पूर्ण रोजगार स्तर है। ये पूर्ण रोजगार का स्तर समस्त मांग फलन को बढ़ाने के पश्चात प्राप्त हुआ है। तो अर्थव्यवस्था में अल्प रोजगार संतुलन जो कि 20 लाख रोजगार स्तर पर था, उसको बढ़ाकर यदि पूर्ण रोजगार संतुलन हमें प्राप्त करना है कीन्स के अकॉर्डिंग, तो समस्त मांग फलन को बढ़ाना होगा। विद्यार्थियों, हम इसको आगे डायग्राम के माध्यम से भी व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन हम उसको अगले वीडियो में व्यक्त करेंगे। साथ में हम समस्त मांग अनुसूची और समस्त पूर्ति अनुसूची के निर्धारक तत्वों का भी अध्ययन करेंगे।
आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।